बचे हुए चीज़ों के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो हमारा मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हमारी जो बड़ी बॉडीज़ है, अगला प्रोटेस्ट कैसा हो सकता है वो डिसाइड करेंगे। अगर वो डिसाइड जैसा भी करेंगे, जो भी डायरेक्शंस आएंगे, हम सब लोगों को ये बहुत ज़्यादा मतलब मिला जुला सा ऑर्डर है। जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रिलीफ भी दी है, वहाँ पर कुछ रिलीफ देने से इनकार भी किया। सबसे बड़ा डर था वो अभी स्टे हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी जब तक ट्राइब्यूनल या हाई कोर्ट उसको ये मतलब तय ना करे कि ये टाइटल किसका है, तब तक कलेक्टर के पावर उसको डिसाइड नहीं करने के रहेंगे। उसी तरीके से कलेक्टर को थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर सकेगा। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज़। मैं आपका दोस्त अल्ताफ हुसैन। वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर सारे हिंदुस्तान में हंगामा मचा हुआ है। हंगामा इस तरीके से कि मुस्लिम समाज कई दिनों पहले हमने देखा था कि पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट किया है, यानी कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ सारा मुस्लिम समाज सड़कों पर तक उतर गया। सिर्फ मुस्लिम समाज नहीं बल्कि दलित समाज, कुछ जो सेकुलर मराठा समाज के लोग हैं, सारे लोग उसमें जुड़े। बड़े बड़े आंदोलन हुए, बड़े बड़े जलसे हुए। उसी के चलते सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया। और जब सुप्रीम कोर्ट में जब बात जाती है तो वहाँ पर लॉ की बात आती है, वहाँ पर संविधान की बात आती है, वहाँ पर कायदे कानून की बात आती है। और आज जिस तरीके से पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट के तरफ से एक ऑर्डर जारी हुआ है, उसी के चलते, उसी की मालूमात के लिए आज मेरे साथ एक ऐसे सीनियर लॉयर जुड़े हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मेरे साथ मौजूद है आज अली जनाब एडवोकेट खिजर पटेल साहब जुड़े हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज उनसे हम बात करते हैं क्योंकि आज सुबह से उनकी भी एक वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। आज उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर वेलकम आपका औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज़ में। सुबह से आपकी वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, एक्चुअल क्या जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का? एक्चुअली अल्ताफ, आप लोगों को पता है कि अप्रैल 2025 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पास किया है। जब ये एक्ट पास हुआ है तो कई लोगों का मतलब कई लोग क्या बड़ी मतलब एक्सपर्ट्स जो है, लॉ के एक्सपर्ट्स हैं, और जितने भी कायदे पंडित हैं या जो लोग हैं, उनका ये कहना था कि ये जो लॉ है ये पर्पसली लाया गया है मुस्लिम वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ है इसको टारगेट करने के लिए। और कई ऐसे प्रोविजन प्रावधान थे जो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल या संविधान के खिलाफ माने जाते थे। शुरू में लोगों ने इसको अपोज किया पार्लियामेंट के बाहर, रोड पर, सड़कों पर, लेकिन इसके बाद भी मेजॉरिटी गवर्नमेंट के पास होने की वजह से उन लोगों ने इसको बाय कंट्रोल जो है पास करवा दिया। पास करने के बाद इमीडिएटली इसको जैसे ही एक्ट पास हुआ उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। आपको याद होगा कि सबसे पहली जो पिटीशन थी इसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से लगी, फिर जमीयत की तरफ से लगी, और फिर कई हमारे हिंदू संगठन भी है, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन लोगों ने भी इसमें पिटीशन लगाई है। तो मई में इस मैटर को लेकर जो है सब मतलब जो पिटिशनर्स थे उनकी ये डिमांड थी कि इसको जो है स्टे कर दिया जाए। ये प्रोविज़न इलीगल है, अनलॉफुल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको रोक लगा दी जाए। तो जब मैटर फाइल हुए कई तकरीबन 100 पिटिशंस होनी चाहिए। 100 पिटिशंस पहुँचे थे वहाँ, पहुँचे थे अलग अलग पिटिशनर्स। तो उसमें लीड जो पिटिशन थे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ 5 डिसाइड किया था कि भाई हम लोग इस पे सुनेंगे और बाकी अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनको ज्वाइन करें आप लोग। तो ये जब पिछले मई में 3-4 दिन मैराथन हियरिंग चलने के बाद ये मैटर को सुप्रीम कोर्ट ने इंतरिम मतलब स्टे के लिए जो है स्टे ऑर्डर के लिए रिजर्व रखा, और आज वो ऑर्डर आया है। ओके। तो एज ए लॉयर मुझे लगता है कि ये जो ऑर्डर है ये बहुत ज़्यादा मतलब मिला जुला सा ऑर्डर है। जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रिलीफ भी दी है, वहाँ पर कुछ रिलीफ देने से इनकार भी किया है। मतलब बैलेंस रखा है। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है कि बैलेंस है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने मुझे लगता है एज ए लॉयर के उसमें इंटरफेयर करना चाहिए। जैसा कि क्या आपको लगता है? जैसा कि देखिए अभी मतलब आप पूरे भारत में जब ये हियरिंग चल रही थी तो कपिल सिब्बल साहब और दूसरे एडवोकेट्स पिटिशनर्स ने ये कहा था कि भाई जब हिंदू इंडोमेंट्स बोर्ड है भारत में जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, वक्फ प्रॉपर्टीज़ तो एक मतलब उनके मुकाबले कुछ भी नहीं होगी, जैसा साउथ में है, और कई बड़े हिंदू के मंदिरों के जो ट्रस्ट हैं उनके जो नॉर्म्स है वो साफ साफ उसमें लिखा है कि सिवाय हिंदू के इसमें कोई मेंबर नहीं हो सकता। ओके। इनका जो CEO होगा वो हिंदू के अलावा कोई होगा नहीं। लेकिन वहीं पे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से सेंट्रल वक्फ काउंसिल हो क्या स्टेट बोर्ड वक्फ के, इसमें हिंदू मतलब मेंबर्स को मतलब ये प्रोविज़न डाल दिया गया था कि इसमें हिंदूज आएंगे। उसी तरीके से CEO जो है मुस्लिम भी हो सकता है, गैर मुस्लिम भी हो सकता है बोर्ड का, ये भी प्रोविज़न अब आ गया था। तो सुप्रीम कोर्ट चाहता तो देखिए लॉ इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है कि एक
हमारी देश में हिंदू एंडोमेंट बोर्ड है, वहाँ पर अगर उनके बोर्ड में आप मुस्लिम नहीं रख सकते हैं तो फिर लॉ यही होना चाहिए कि मुस्लिम बोर्ड के अंदर फिर हिंदू ना हो। आपको इस बात से इतराज़ नहीं है कि भाई हिंदू क्यों है, लेकिन आप अगर बैलेंस रखना चाहते हैं यहाँ भी नहीं होना चाहिए। ये बहस तो की गई सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको मानना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है खारिज करते हुए सिर्फ इतना कहा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में जो 22 मेंबर होंगे उसमें से सिर्फ चार उससे ज़्यादा ना बढ़ाया जाए। और जहाँ पे 11 मेंबर की वक्फ मतलब स्टेट कमेटी होगी बोर्ड की, वहाँ पर जो है 3 तक रखेगी। अच्छा, मतलब देखा जाए तो बैलेंस रखा है, मतलब बैलेंस नहीं कहूँगा। असल में गवर्नमेंट का जो मंशा था कि इसके अंदर हिंदू मेंबर्स लाए जाए जो अब तक नहीं हुआ करते थे, तो अब वो 3 तो आ गए हैं ना, कहीं ना कहीं रास्ता तो बन गया, रास्ता बन गया है, 3 आए हैं। अब जाहिर सी बात है कि कुछ इश्यूज को लेकर बहस होनी है तो कहीं ना कहीं बैलेंस इम्बैलेंस का खेल तो बोर्ड के अंदर होना ही है, क्योंकि मोस्टली जैसे आज महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड है। अभी देखिए गवर्नमेंट बीजेपी की है, तो चेयरमैन किसका है, फेवर का है, वो बीजेपी गवर्नमेंट के मुस्लिम है लेकिन है तो बीजेपी के फेवर का। तो अब वो 3 मिला के अगर ये बोर्ड मतलब चेयरमैन ही है, अगर कमेटी वही हो गई है तो आप कितना इंटरेस्ट मतलब बोर्ड के इंटरेस्ट को जो है प्रोटेक्ट करेंगे, ज़मीन को, वक्फ की ज़मीन को। तो ये कहीं ना कहीं जो है सुप्रीम कोर्ट अगर चाहता तो इसमें रोक लगानी चाहिए थी, मुझे ऐसे लॉयर लगता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है मतलब बैलेंसिंग काम किया है। हाँ, बैलेंसिंग नहीं बल्कि इसमें वकील साहब आपको क्या लगता है आगे जब ऑर्डर निकलेंगे, यानी कि जब जजमेंट आ जाएगा, कोर्ट का एक फैसला आएगा, उसमें आपको क्या लगता है आज का जिस तरीके से ऑर्डर आया है, क्या आपको लगता है कि उसमें कुछ राहत मिलेगी उसमें? आगे देखिए अब कब ये जजमेंट आएगा, ये बहुत अनसर्टेन पीरियड है कि अभी 10 साल लगे, 15 साल लगे, 20 साल लगे, इसका कोई टाइम लिमिट अब नहीं तय कर सकते हैं। इसलिए कि हो सकता है कि आज 2 जजेस के बेंच ने फैसला दिया है, अगली बार ये 5 जजेस हो जाए, 7 जजेस हो जाए, फिर आप कुछ एप्लीकेशन लगवाते हैं, दूसरा कुछ लगवाता है, स्टेट सेंट्रल कुछ कहता है, पिटिशनर्स कुछ कहता है। तो हमारी जुडिशरी का ये मतलब ये पार्ट है कि इसमें जो देरी होती है तो उसमें अगला फैसला फाइनल कब आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हालांकि आज जैसा मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जहाँ पे ये मेंबर्स बढ़ाए हैं, वहाँ पे एक खुशाइन बात ये भी है कि जो असल एक क्लॉज था जिसमें कलेक्टर को बहुत ज़्यादा पावर दे दिए गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं जो है सुप्रीम कोर्ट ने आज वो कलेक्टर के पावर को ख़त्म किया है, रोक लगाई है। खास करके अगर कोई भी ये प्रॉपर्टी जिस पर कलेक्टर या मतलब उसके पास कोई कंप्लेन जा रही है या कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट हो रही है, कि जैसा हम ये शाही मस्जिद की तारीखी मस्जिद में यहाँ खड़े हुए, कल को कोई आके ये क्लेम कर दे कि ये जो मस्जिद है हमारे बाप दादाओं की थी, फला थी, और वो प्रोसीडिंग नहीं, अगर वो मतलब एक्ट के हिसाब से कोई आके कंप्लेन करे, कलेक्टर ने उसकी प्रोसीडिंग शुरू कर दी, तो जिस दिन वो प्रोसीडिंग शुरू हो जाती उसी दिन ये मान लिया जाता है कि ये ज़मीन जो है अभी जब तक डिसाइड नहीं होगा, कलेक्टर इसको डिसाइड नहीं करेगा, वो गवर्नमेंट लैंड हो जाएगी। तो वक्फ जो है, वक्फ का टाइटल उससे हटा दिया जाता, तो जो प्रोसीडिंग शुरू में ही हटा दी जाती और उसके बाद फिर गवर्नमेंट को, फिर वो जो कलेक्टर है अपनी एक इंक्वायरी करने के बाद उसकी रिपोर्ट देगा स्टेट गवर्नमेंट को। तो उसमें आप ये सोचे ना कि कलेक्टर जो है वो स्टेट का ये बंदा बैठा हुआ है, वो क्या रिपोर्ट देंगे, तो आपका अपना ही केस के जज आप नहीं हो सकते, ये लॉ नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर यह कहा है कि कलेक्टर के जो सेपरेशन ऑफ पावर है कि आप जो है ये चीज़ें तय नहीं कर सकते कि ये वक्फ प्रॉपर्टी का टाइटल या पोजीशन या थर्ड पार्टी इंटरेस्ट या रेवेन्यू में एंट्री तुम्हारे बोलने पर नहीं होगी, जो प्लान था। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा फैसला, मतलब एक राहत, अच्छी सबसे बड़ी राहत इस फैसले की मैं समझता हूँ यही है कि कलेक्टर के मतलब प्रोसीडिंग चलने के बाद जो डी रिकग्नाइज हो जा रही थी प्रॉपर्टी, डी नोटिफिकेशन नोटिफाई हो जाने वाली होने का जो सबसे बड़ा डर था वो अभी स्टे हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी जब तक ट्राइब्यूनल या हाई कोर्ट उसको ये मतलब तय ना करे कि ये टाइटल किसका है, तब तक कलेक्टर के पावर उसको डिसाइड नहीं करने के रहेंगे। उसी तरीके से कलेक्टर को थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर सकेगा कि भाई इसके नाम पे एंट्री ले लो। अभी जैसा मैंने शाही मस्जिद की मिसाल दिया है, किसी ने बोल दिया कलेक्टर ने नहीं इनका नाम लगवा दे आप रेवेन्यू में, तो वो नहीं होगा।
ये टाइटल मतलब शाही मस्जिद वक्फ प्रॉपर्टी की नहीं है बल्कि गवर्नमेंट की है, हाँ। तो ये टाइटल उसने बदल दिया है कलेक्टर ने, अब वो नहीं कर पाएंगे जब तक हाई कोर्ट या हमारी जो ट्राइब्यूनल है वक्फ की उसको फैसला नहीं करते। अच्छा, उसी के साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट ने आज एक और बात कही है जो बहुत मतलब क्लॉज ही ऐसा था, वाहियात जिसको कहेंगे, कि उसमें लिख दिया गया है कि एक मुसलमान या जो रिवर्टेड या कन्वर्टेड मुस्लिम है वो अगर जब तक अपने आप को ये साबित नहीं करता कि वो अच्छा 5 साल मतलब पिछले 5 साल में उन्हें अच्छा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, ओके। तब तक वो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं कर सकता था। अच्छा, अब वो कैसे प्रूफ करेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने यही अपने ऑर्डर में लिखा है कि आपके पास क्या आले कार है, ऐसा मतलब क्या आला है आपके पास जो लगा के देखेंगे कि खिजर पटेल अच्छा मुस्लिम है नहीं है, अल्ताफ 5 साल सिर्फ नमाज पढ़ रहा है क्या नहीं है, रोज़े रखता है नहीं है, ज़कात देता है नहीं देता है, तो ये जांच का आला क्या है आपके पास, मयार क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ऐसा नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वो शर्त को हटाया है और कहा कि आपके पास ऐसा कोई मेकानिज़म नहीं है कि आप किसी को 5 साल अच्छा मुस्लिम है, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है कि नहीं है, उसको जांच कर सकते हैं। उसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने आज एक और मतलब मुझे मतलब लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक और ऑर्डर में ये कहा है कि जो सीईओ होगा बोर्ड का तो वो हिंदू भी हो सकता है। अब तक जो पिछला लॉ था उसमें ये था कि सीईओ सिर्फ मुस्लिम होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ऐड कर दिया है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, मतलब ये एक्ट जो है वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट जो है उसमें उन्होंने ये शर्त हटा दी है कि मुस्लिम ही नहीं होगा, कोई भी हो सकता। तो उसको भी चैलेंज किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो वक्फ एक्ट जो नया अमेंडेड है उसमें उस हिसाब से जो है एक हिंदू सीईओ हो सकता है, लेकिन आपने गवर्नमेंट को सजेस्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि बेहतर होगा कि आप मुस्लिम ही रख लीजिए। अब बेहतर होगा कि ये एक जगह आपको गवर्नमेंट को दे दी है। अब आप हालात देखें कि पिछले दिनों के अंदर बिहार में सर वाला मैटर चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने 4 बार कह दिया कि आधार को कंसीडर करो। एक इलेक्शन कमीशन आपकी बात को जल्दी नहीं मान रहे हैं। आपके फैसले के बाद जब सख्ती की गई तब उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है कि आधार भी बार डॉक्यूमेंट होगा। तो यहाँ पर तो आप सुप्रीम कोर्ट खुद ही कह रहे हैं कि बेहतर होगा मुस्लिम ही रहे। हाँ। तो ये बेहतर होगा का मौका तो पूरी गवर्नमेंट उठाएगी। तो मैं समझता हूँ ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा फैसला भी दिया है, साथ ही साथ ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है मतलब मुझे लगता है कि सही भी नहीं हुआ है। और इसमें सबसे ज़्यादा थ्रेटनिंग जो मुझे लगता है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ है वक्फ की उस पर रोक नहीं लगाई है। ओके। लॉ ये है कि जब जैसे ही वक्फ के रूल बनेंगे उसके 6 महीने तक सुप्रीम को मतलब जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उन्होंने अपने आप को सेंट्रल की वक्फ काउंसिल का जो पोर्टल है उस पर अपने पूरे डॉक्यूमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन करवा देना चाहिए। ओके। अगर आप वो 6 महीने में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो आप जो है आपका बोर्ड आपकी जो वक्फ प्रॉपर्टी का स्टेटस है वो ख़त्म हो सकता है। अब ट्रबल ये है कि किसी की प्रॉपर्टी 200 साल पुरानी है, 300 साल पुरानी है, उनके पास कई लोग तो ऐसे हैं उनके पास जो है वो चलती भी आ रही है, वक्फ बाय यूज़र्स है। तो उनके प्रॉपर्टी उतने अर्जेंट में वो डॉक्यूमेंट्स ला के उसको रजिस्टर्ड कहाँ से करवाएंगे? अगर वो ना करवा पाए तो एक अलग एक डिस्प्यूट बहरहाल रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको रजिस्ट्रेशन को जो है स्टे नहीं किया है। 2 जुलाई को, अब जैसा मैंने कहा कि 4 अप्रैल को अप्रैल में जो है एक्ट आया है और मैं गलत ना हूँ तो 2 जुलाई 2025 को अब ये रूल्स बन गए हैं वक्फ एक्ट के। तो जुलाई से 6 महीने आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो आने वाले दिनों में मुतवल्ली हजरात वगैरह जो है इनके लिए एक ट्रबल तो बहरहाल होगी कि रजिस्ट्रेशन मतलब इस 6 महीने में आप रजिस्ट्रेशन करवा दें। मैंने एक्जैक्टली एक्चुअली 128 पेज का वो जजमेंट है, मैं पूरा नहीं पढ़ पाया उसको अभी, जितना समरी कर सकता हूँ। मैंने कहीं एक जगह पढ़ा हूँ कि शायद सुप्रीम कोर्ट ने उसमें टाइम बढ़ाने के लिए बात किया है, लेकिन एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है। तो ये रजिस्ट्रेशन वाला मामला 6 महीने वाला मामला जो है ये सबके लिए ही ट्रबल दे सकता है। अच्छा, एक सवाल और ये है, जैसे आप कह रहे हैं कि बैलेंसिंग कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक जजमेंट निकाला है। अब आपको क्या लगता है अब मुस्लिम समाज ने इसमें क्या करना चाहिए? प्रोटेस्ट वगैरह ये कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर अब इंतज़ार करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट अगला अपना फ़ैसला कब देगा, या फिर ये होगा कि गवर्नमेंट जिस तरीके से अभी चल रही है इससे क्या मतलब आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? अगला कदम क्या मुसलमानों का होना चाहिए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज जब फैसला किया है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए कानून एक बना है तो हम पूरी तरीके से इसको स्टॉप तो नहीं कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने इसको बनाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सेफली थोड़ा सा खेला है कि भाई, और ठीक है, एज ए लॉयर मैं समझता हूँ कि पूरा एक्ट को स्टे करना, जब एक गवर्नमेंट बनती है तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस पूरी तरीके से भी नहीं होना चाहिए। तो अब पिछले जो प्रोटेस्ट हमने किए हैं तो आपने उसका आउटपुट क्या देखा है? बहुत प्रोटेस्ट तो हुई है ना, आखिर में आके हम लोग रुके हैं लॉ पे ही है। तो मैं अब ज़ाती तौर पे तो मुझे ये लगता था कि जब मैटर्स पेंडिंग है तो फिर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो। लेकिन अब स्टे पिटिशन इसके अंदर मतलब जितने चीज़ों को लेकर आ गया है, बचे हुए चीज़ों के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो हमारा मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हमारी जो बड़ी बॉडीज़ है, अगला प्रोटेस्ट कैसा हो सकता है वो डिसाइड करेंगे। अगर वो डिसाइड जैसा भी करेंगे, जो भी डायरेक्शंस आएंगे, हम सब लोगों को मानना चाहिए, क्योंकि अब तक हमने यूनानिमसली इसको माना है। तो अभी ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा या उसकी नोयत क्या रहेगी, हमको इंतज़ार करना चाहिए। एक आखिरी सवाल मेरा ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट के जिस तरीके से फैसले आ रहे हैं, अभी आधार कार्ड का आपने बनाया और 2014 के बाद से कई लोग इससे नाराज़ हैं। हिंदुस्तान का जो पढ़ा लिखा तबका है वो नाराज़ है कि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले ऐसे हो रहे हैं जो दुखदायक है। आज का जो जजमेंट आया है, आप एक एज अ लॉयर इसको क्या समझ रहे हैं? मैंने पहले ही कहा कि मुझे लगता है कि ये बहुत मतलब मिला जुला सा फैसला है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और भी आगे जा सकता था, क्योंकि कई चीज़ों को लेके जो है ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो चीज़ें हैं। तो उसको जैसे मैंने वो मिसाल देके आपको समझाया कि एंडोमेंट बोर्ड और मुस्लिम बोर्ड्स में क्यों फ़र्क करते हो आप। जब आर्टिकल 14 बोलता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ है, सारे एक जैसे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आपको जब लगता है कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है तो आपने उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा गार्जियन है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का। तो ऐसी सूरत में कहीं ना कहीं ये है। लेकिन साथ ही साथ ये है, मैं सुप्रीम कोर्ट से जो है ना उम्मीद आप भारत में जो है इंसाफ से न छोड़े। आप पढ़े लिखे हो, आम हो, इंसाफ पसंद मतलब मैं समझता हूँ कि इंसाफ अभी भी बाकी है, इंसाफ होता है और कुछ नाइंसाफ़ियाँ हर ज़माने में होती आई होगी और वो होती रहेगी। उसमें मतलब उसको मिसाल समझ के ये मतलब उसको पकड़कर ये नहीं चलना चाहिए कि आज जो है नाइंसाफ़ियाँ हो रही है। आज भी सुप्रीम कोर्ट जो है कई फैसलों के अंदर अपना मतलब बतलाता है कि आज भी इंसाफ भारत में बहुत अच्छे से ज़िंदा है। और सुप्रीम कोर्ट हो या दूसरी हमारी कोर्ट्स हैं, वो इंसाफ पसंदी से काम अब भी करती हैं। हम लोगों को नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। मैं ये डिप्लोमेटिकली नहीं बोल रहा हूँ एज ए लॉयर कि मैं मतलब सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकता हूँ या लॉ के ख़िलाफ़ बोलता हूँ, लेकिन मैं हमेशा ऑप्टिमिस्ट आदमी हूँ। उम्मीद भरी बातें करने में मैं यकीन रखता हूँ, पॉजिटिव होना चाहिए। और बेकार में मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि सुप्रीम कोर्ट पर आप जो है ना इंसाफ के मामलों में, जैसा अभी आपने देखा है आधार कार्ड, आधार वाले मामले में गवर्नमेंट हो, इलेक्शन कमीशन हो, पूरी तरीके से उन लोगों ने कोशिश की है कि ऐसा कुछ फैसला आए जिससे आधार हटाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपना उस पर कायम रहा। सुप्रीम कोर्ट ने जो है मजबूती के साथ वो फैसला दिया है। और इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बैलेंस तो बनाने की बहरहाल कोशिश की है। गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी लॉ के खिलाफ जाके स्टे करना ये भी बड़ी बात होती है। थैंक यू सो मच। ये थे एडवोकेट खिजर पटेल साहब। जैसा इनका ये मानना है कि आज सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से जजमेंट आया है वो बैलेंसिंग रखते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट ने आज जजमेंट दिया है। उसी के चलते सर ने पूरी तरह समझा कर कहा है कि क्या आज जजमेंट आया है, किस तरीके से बैलेंस किया गया है, सुप्रीम कोर्ट क्या इसमें कह रहा है और उसके अलावा लॉयर ने किस तरीके से वहाँ पर आर्गूमेंट किया, सारी चीज़ें उन्होंने आपके सामने रखी है। बहरहाल एक चीज़ इन्होंने ये कही है कि अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कहेगा, सारी अवाम यानी कि सारा मुसलमान तबका हो या उसके अलावा जो सेकुलर हिंदू समाज हो, दलित समाज हो या और भी समाज जो जुड़ते हैं, जो प्रोटेस्ट में साथ रहे, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अब जो है कहीं ना कहीं फैसले का इंतज़ार करेंगे। अब आने वाले वक्त में देखना है क्या सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगा, क्या वक्फ बोर्ड के हक़ में फ़ैसला होगा या फिर सरकार ने जो बिल पास किया है क्या उसके हक़ में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। कैमरामैन आदिल खान के साथ मैं अल्ताफ़ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज़।